जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार एमर एग्ज़ाम चेंजर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? 2025 में यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स के जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका अगले वाले एग्ज़ाम्स में 1-2 नंबर से रह गया है, ठीक है? तो इस बार वो आप प्रिपरेशन में लग जाइए ताकि इस बार एक सीट आपकी कन्फर्म हो जाए, ठीक है? तो इसके संपूर्ण स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके का प्रिपरेशन करें ताकि हमें इस बार एक सीट मिल जाए, ठीक? तो इसकी आज हम बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम्स में बात करें तो इस बार अगली बार क्या हुआ था ना कि यूपी कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी आई हुई थी, ठीक? लेकिन इस बार वैकेंसी को 3 पार्ट्स में बाँट के आया हुआ है। जैसे कि यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है, वो 4543 सीट है, ठीक है? तो यूपी कांस्टेबल एसआई में जो होता है क्वेश्चन वो 400 नंबर्स का एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कांस्टेबल एसआई के लिए हमें 4543 वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है? यूपी कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की इस बार जो वैकेंसी आई हुई है, वो 19,220 वैकेंसी है, ठीक है? अगली बार से हालाँकि ये कम वैकेंसी कम है और कट ऑफ भी इस बार हाई होगा क्योंकि जो बच्चे थोड़े से मार्क्स से रह गए थे अगली बार और कुछ प्रेशर भी होंगे, तो सब मिल के प्रिपरेशंस करेंगे। तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगा के इस बार प्रिपरेशन करना है, ठीक? और बात करें कि थर्ड जो आया हुआ है जेल यूपी पुलिस जेल वार्डर का, तो जेल वार्डर की जो वैकेंसी है वो 2833 वैकेंसी है, ठीक है? तो यूपीएसआई की 4543 है और कांस्टेबल की 19,220 वैकेंसी है और जेल वार्डर की आया हुआ है 2833। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस का कि किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, कौन-कौन से स्टेप होंगे, जिससे आपको सिलेक्शन में थोड़ी-सी सुविधाएँ प्राप्त हो जाएँ, ठीक? तो पहले जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम्स होगा, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ये पेपर ऑफलाइन होता है, ठीक? लेकिन अगली बार थोड़ा से धांधली-वांधली की वजह से ये पेपर आगे चल के ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक? तो आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है क्योंकि इसका पेपर पहले तो ऑफलाइन ही होता था, ठीक है? उसके बाद जो होता है वो फिजिकल होता है और फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, ये सिर्फ क्वालीफाइंग होता है, क्वालीफाइंग इन नेचर होता है। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, यानी कि पहले आप पेपर देंगे, उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाता है और वहाँ से आप क्वालिफाइड रहेंगे तो आपको मेडिकल्स के लिए बुलाया जाता है, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन जो होता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप 12th पास आउट होने चाहिए, तो आप फॉर्म आसानी से अप्लाई कर लेंगे, ठीक? हाँ, आगे बात करते हैं इसकी तो इसमें आयु सीमा क्या होनी चाहिए कि कितने बच्चे कौन कितने एज के बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो मेल्स हैं, मेल मतलब पुरुषों के लिए जो है 18 से 22 साल है और जनरल कैटेगरी के फीमेल्स के लिए 18 से 25 साल है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 18 से 27 साल और फीमेल्स के लिए 18 से 30 साल है। कुछ रिलैक्सेशंस भी 3 साल और 5 साल के दिए जाएँगे, ठीक है? तो आपको यदि आप इतने एज के हैं तो आप फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, इसका फिजिकल क्या होता है? तो फिजिकल में जो जनरल ओबीसी और एससी की होती है तो हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी की जो हाइट होती है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं बात करें फीमेल्स महिलाओं की तो हाइट उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी और एससी की और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो होता है वो पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर होना है, जनरल ओबीसी 80 की और एसटी की होती है 77 सेंटीमीटर। जो चेस्ट का फुलाव होता है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट फीमेल के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है? फीमेल्स में थोड़ा-सा वेट जो होता है वो 40 केजी का होना चाहिए, जनरल ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए, ठीक? तो आगे बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, कौन सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें 4 टाइप के सब्जेक्ट होंगे। पहला जो आप पढ़ेंगे वो जीएस पढ़ेंगे, दूसरा जो होता है आपको हिंदी पढ़ना है, तीसरा मैथमेटिक्स पढ़ना है और चौथा जो है वो रीज़निंग पढ़ना होता है, ठीक है? जीएस के जो क्वेश्चन्स हैं वो 38 निर्धारित किए गए हैं और हिंदी के 37 क्वेश्चन्स हैं, मैथमेटिक्स के 38 और रीज़निंग के 37 क्वेश्चन है, ठीक है? कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन्स कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट्स को भली-भाँति प्रिपेयर्ड करना है और को नंबर ऑफ क्वेश्चन्स थोड़ा से घट-बढ़ भी जाया करता है, ठीक है? जो मार्क्स होता है हर एक क्वेश्चन्स 2 नंबर के आते हैं, तो 150 क्वेश्चन्स आपको आएँगे, ठीक है? और 300 मार्क्स के हो जाते हैं, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन्स 2 नंबर का होता है
और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गलत जवाब पर आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक। तो आगे बात करते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स का एक डिटेल नॉलेज की, मान ली आपको जीएस पढ़ना है तो जीएस पढ़ें क्या, हिंदी में आपको कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, मैथमेटिक्स में आपको कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, और रीजनिंग के भी कौन से चैप्टर्स, ठीक है। तो ओवरऑल 150 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, 300 नंबर्स में होता है, 300 नंबर्स में कट ऑफ इसी से जारी होता है, ठीक। तो बात करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स को हम लाए हुए हैं, तो इन चैप्टर्स को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो है परसेंटेज यानी प्रतिशत आपको पढ़ना है, सेकंड जो चैप्टर्स है वो एलिगेशन का है, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर्स की बात करें तो हम, वो है पार्टनरशिप माने साझेदारी की है, फोर्थ जो है टाइम एंड वर्क का है, और फिफ्थ है वर्क एंड वेज, पाइप एंड सिस्टम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से कुल इंपॉर्टेंट 17 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, जिनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये मैथ्स के चैप्टर हो गए। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला होता है, हिंदी व्याकरण है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अलंकार, रसन, तो हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना है और कुछ इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो कौन कौन से लेखक को पुरस्कार मिला हुआ है, तो उनको भी आपको थोड़ा से रिकॉग्नाइज करके जाना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनोलॉजी का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे कई बार क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। नॉर्मल वर्बल रीजनिंग्स को भी आप पढ़ते रहिए, ठीक। अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ को भी आप पढ़िए, क्योंकि ये मॉडर्न्स में है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सब में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो जनरल साइंस की बात करें, जो जीएस में आएगा, ठीक है। जनरल साइंस, जीके या जीएस आप कहिए, तो उसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ना है फिजिक्स, आप फिजिक्स पढ़िए। केमिस्ट्री आपका आता है, बायोलॉजी आता है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिक्स है, और स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्योंकि स्टैटिक जीके के पार्ट वाइज हम क्लासेज उस पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहाँ से स्टैटिक जीएस को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। यदि आप सभी लोगों का प्रिपरेशन ठीक-ठाक तरीके से चल रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं चल रहा है तो आपको 2 तरीके का स्टेप्स आज़माना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है? आप सिलेबस जितने भी हैं, चाहे जो सब्जेक्ट्स हो गए हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, सबका सिलेबस आपको एक बार कंप्लीटली पूरा करना है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू पर ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप लगाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम्स में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है? देखिए, क्या पढ़ना होता है वो बताता है हमें सिलेबस, और कितना पढ़ना होता है वो उससे हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है? तो आप इन दोनों को प्रिपेयर्ड करिए, जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होगा, ये दोनों टॉपिक्स जिसका कंप्लीट होगा, उसी का सिलेक्शन इस बार भी होगा। तो आप लग जाइए पूरे अपने दमखम से, ताकि इस बार आपको एक सीट पक्की हो जाए। जब आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देने बैठ जाइएगा, और मॉक टेस्ट के नंबर से आप पिछले के कट ऑफ पर को ध्यान दीजिए, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हमारा नंबर कितना हो जाएगा इस बार एग्ज़ाम्स में, कि हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं भी। यदि कमी हो तो आप उसको, कमियों को लिखते रहिए डायरी में, और उसको पूरा करने का प्रयास करते रहिए, ठीक है? तो चलिए,